नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। हमर छत्तीसगढ़ बुलेटिन में मैं उत्पल आपका स्वागत करता हूं। रेलवे एक बार फिर यात्रियों की मुश्किलें बढ़ाने जा रहा है। हर बार की तरह इस बार भी रेलवे लाइन के काम का हवाला देकर कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। सवाल वही पुराना है, क्या सुविधाओं का विस्तार सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहेगा और आम यात्री यूं ही परेशान होता रहेगा? दरअसल हावड़ा मुंबई मुख्य रेल लाइन पर ट्रैफिक को बेहतर बनाने के नाम पर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल में चौथी लाइन परियोजना पर काम किया जा रहा है। इसी के तहत जांजगीर नैला स्टेशन में प्री नॉन इंटरलॉकिंग और नॉन इंटरलॉकिंग के कार्य होंगे, लेकिन इस सुधार की कीमत सीधे यात्रियों को चुकानी पड़ रही है। 15 से 27 अप्रैल 2026 तक कई मेमू और पैसेंजर ट्रेनें पूरी तरह रद्द रहेंगी। बिलासपुर रायगढ़, रायपुर गेवरा रोड, कोरबा रायपुर और बिलासपुर कोरबा जैसे अहम रूट प्रभावित होंगे। कुछ ट्रेनों को आंशिक रूप से चलाया जाएगा, जिससे यात्रियों की परेशानी और बढ़ेगी। हालांकि रेलवे ने राहत के नाम पर हसदेव एक्सप्रेस को पैसेंजर ट्रेन की तरह चलाने का फैसला किया है, लेकिन क्या यह पर्याप्त है? फिलहाल रेलवे ने यात्रियों से NTES और 139 पर जानकारी लेने की सलाह दी है, लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या हर बार की तरह इस बार भी यात्रियों को सिर्फ इंतजार और असुविधा ही मिलेगी? खेती को लाभकारी और टिकाऊ बनाने की दिशा में कृषि विभाग लगातार किसानों को नई तकनीकों से जोड़ रहा है। इसी कड़ी में हरित खाद यानी ग्रीन मैन्योर आज किसानों के लिए एक सस्ता, आसान और बेहद असरदार विकल्प बनकर उभर रहा है। सवाल यह है, क्या किसान इस प्राकृतिक तरीकों को अपनाकर अपनी लागत घटा सकते हैं और उत्पादन बढ़ा सकते हैं? हरित खाद एक ऐसी पद्धति है जिसमें दैजा, सनी, मूंग जैसी हरी फसलों को खेत में उगाकर फूल आने से पहले ही मिट्टी में मिला दिया जाता है। कुछ ही दिनों में ये फसलें सड़कर जैविक खाद बन जाती है और मिट्टी को पोषण देती है। इससे मिट्टी की उर्वरता तेजी से बढ़ती है, खासकर नाइट्रोजन की मात्रा में इजाफा होता है। रासायनिक खादों पर निर्भरता कम होती है, जिससे किसानों की लागत घटती है। इतनी ही नहीं, मिट्टी भुरभुरी बनती है, पानी रोकने की क्षमता बढ़ती है और फसल की जड़ें मजबूत होती है। हरित खाद खेत में खरपतवार को भी दबा देती है और लाभकारी सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ाकर फसल को स्वस्थ बनाती है। कृषि विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि मुख्य फसल से पहले 45 से 50 दिन तक हरित खाद की फसल लगाकर उसे खेत में पलटे। साफ है, अगर किसान यह तरीका अपनाते हैं तो कम खर्च में ज्यादा उत्पादन का रास्ता खुल सकता है। तकनीकी रूप से जैसे किसान लगातार रासायनिक उर्वरक का उपयोग करते हैं, तो जो मृदा की जो गुणवत्ता है वो लगातार गिरती जा रही है, उसमें पोषक तत्व कम होते जा रहे हैं। तो उसको हम बढ़ावा देने, पोषक तत्व बढ़े, मृदा की गुणवत्ता सुधार हो और उसमें कार्बनिक तत्व बढ़े, उसके लिए हरी खाद के रूप में हरी खाद की फसल का बुआई करके किसान उपयोग करे, इसके लिए बढ़ावा दे रहे हैं। किसान हरी खाद का उपयोग करने के लिए ढेंचा, सनई या उड़द का जो फसल है उसको धान फसल बुआई के पहले लगभग 35 से 40 दिन पूर्व ही इस फसल की बुआई करना पड़ता है। इसका बीज कहाँ मिलता है और इसके क्या क्या फायदे हैं? इसके जो बीज है, बीज निगम के जो विक्रय केंद्र है अथवा अपने निकटतम जो सहकारी समिति है वहाँ किसान मांग करके मंगवा सकते हैं। उसका बीज फिर वहाँ उपलब्ध हो जाएगा। इसके लाभ क्या क्या हैं? इसके हरी खाद के उपयोग करने से जो मृदा की भौतिक संरचना है उसका सुधार होता है, उसमें कार्बनिक पोषक तत्व की बढ़वार होती है। जो सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमारे मृदा के लिए और पौधों के लिए लाभदायक जीव है उसके बढ़ोतरी होती है। और जो जल संचय है, मतलब मिट्टी में जल रुकने की जो क्षमता है उसका भी बढ़वार होता है इससे। इसके साथ साथ रोग कीट कम लगते हैं, क्योंकि बहुत ही जो 16 प्रकार के पोषक तत्व है वो सभी पोषक तत्व के कुछ कुछ मात्रा इसके माध्यम से पौधे को मिल जाता है। अच्छा, ये बताएंगे कि क्या आता है अगर इसको भी किसान अपनाए तो उसकी जो खेती की लागत है वो कितनी बढ़ेगी या मिनिमम? ये बीज की लागत पिछले वर्षों में देखा जाए तो ढेंचा का बीज लगभग 100 रुपये के आसपास किलो था और उड़द 60-70 रुपये से 80 रुपये, वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। ये बीज की रेट होती है पर केजी का। उस हिसाब से फिर जैसे ढेंचा की बात करें तो 15 किलो के आसपास पर एकड़ लगता है इसमें। उड़द भी 15 किलो पर एकड़ लगेगा। ये कितने दिनों में सड़ जाता है?
ये जैसे ही फसल की बुआई करते हैं 30 से 35 दिन के बाद इसमें फूल आने की अवस्था हो जाती है। जैसे ही फूल लगा उसको फिर हम ट्रैक्टर से जुताई कर देंगे, खेत में मचाई हो जाएगा, तो ये 1 हफ्ता से 15 दिन में सड़ करके खाद के रूप में परिवर्तित हो जाता है। छत्तीसगढ़ सरकार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रदेश के 160 से अधिक शासकीय आईटीआई को मॉडल आईटीआई के रूप में विकसित कर रही है। बजट 2026-27 में आधुनिक मशीनों और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत अब तक 90,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण और 40,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार के अवसर मिल चुके हैं। प्रदेश में वर्तमान में 2001 शासकीय और 113 निजी आईटीआई संचालित है, जिनमें करीब 61,000 प्रशिक्षण सीटें उपलब्ध हैं। युवाओं की बढ़ती रुचि को देखते हुए इलेक्ट्रिक व्हीकल मैकेनिक, सोलर टेक्नीशियन और ड्रोन टेक्नीशियन जैसे नए कोर्स भी शुरू किए जा रहे हैं। निश्चित ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारा आईटीआई हो, चाहे तकनीकी का क्षेत्र हो, जिसमें विशेष फोकस किया जा रहा है। आईटीआई में आप सबको मालूम है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अक्टूबर में पीएम सेतु योजना प्रारंभ की है, जिसमें पूरे भारत देश के लिए 60,000 करोड़ का बजट का प्रावधान किया गया है। तो निश्चित ही इसमें हमारे छत्तीसगढ़ से भी आईटीआई के हब बनेंगे, को हब बनेंगे, और उसके माध्यम से जो हमारे आईटीआई कॉलेजेस हैं उनके लैब को तकनीकी से लैस किया जाएगा, और इसमें इतने अच्छे से हमारे युवाओं को हम प्रशिक्षण देने का काम करेंगे कि वो सक्षम बन सके, मजबूत बन सके, हुनरमंद बन सके, ताकि वो नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने। इस प्रकार का तैयार हम हमारे युवा साथियों को करेंगे। इसके अलावा जो हमारी फैक्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, उनसे हमारा लगातार हमारी सरकार कांटेक्ट कर रही है और युवाओं के लिए आर्थिक स्वावलंबन की ओर आगे बढ़ने के अनेक प्रकार के अवसर जनरेट करने का काम कर रही है। देखिए, हमारी आईटीआई की जो कॉलेजेस हैं लगभग 146 ब्लॉक है, और सभी 146 ब्लॉक में आज के समय में हमारे आईटीआई कॉलेज खुल चुके हैं। जो हमारा ओरछा जो नारायणपुर जिला था, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र था, आज के समय में हमने वहाँ भी आईटीआई कॉलेज ओपन कर लिया। तो आज सारे ब्लॉक में हमारे आईटीआई कॉलेजेस हैं, तो वहाँ पे युवाओं के लिए भरपूर अवसर है कि वहाँ वो आए, प्रशिक्षण लें और आर्थिक स्वावलंबन की ओर आगे बढ़े। राजनांदगांव पुलिस ने आईपीएल क्रिकेट मैचों पर चल रहे हाईटेक सट्टा रैकेट का बड़ा खुलासा किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि शहर के एक फार्म हाउस में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए सट्टा संचालित किया जा रहा है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 आरोपी फरार हैं। कार्रवाई में 7 मोबाइल, 2 लैपटॉप, 1 मोटरसाइकिल और करीब 5.5 लाख रुपए का सामान जब्त किया गया है। आरोपी लाइन ऐप समेत अन्य ऑनलाइन माध्यमों से गेंद, बॉल और ओवर पर लाखों रुपए का दांव लगवा रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 के तहत मामला दर्ज कर फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। आदरणीय एसपी मैडम के दिशा निर्देश, मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में पूरे जिले राजनांदगांव में किसी भी प्रकार के अवैध गतिविधियों पर लगातार अंकुश करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त कर रहे हैं, और इसमें संलग्न सभी आरोपियों के खिलाफ लगातार कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कल बसंतपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत आईपीएल का सट्टा संचालित करने के संबंध में जानकारी मिली थी, जिसमें मोहारा नाला के पास कुछ लोगों द्वारा सट्टा खिलाने की सूचना पर क्राइम ब्रांच की टीम और थाना बसंतपुर की टीम के द्वारा जाकर के रेड कार्रवाई की गई, जिसमें घटनास्थल से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें आयुष मिश्राम और जो रुपेश पंड्या है, इनके द्वारा आपस में पार्टनरशिप करके नागपुर से सॉफ्टवेयर लिया गया था साई ऐप का, जिसके माध्यम से कल जो सीएसके और हैदराबाद का जो मैच चल रहा था आरसीबी का, वो सेकंड मैच, उसमें सट्टा प्रत्येक बार पर खिलाया जाना पाया गया था। घटनास्थल से कुछ 7 नग मोबाइल, 2 लैपटॉप, एक जो टेबलेट है, एक मोटरसाइकिल और बाकी जो चीजें जो आवश्यक इसके लिए यूज होते हैं उपकरण बरामद करने में सफलता मिली है, जो कि लगभग 5.5 लाख रुपए कीमत के हैं। इस प्रकार से आईपीएल सट्टा का ये चौथी कार्रवाई है। आने वाले समय में लगातार इस प्रकार से कार्रवाई की जा रही और आने वाले समय में की जाएगी। प्रकरण में 2 आरोपी फरार है, जिनकी पतासाजी करके आने वाले समय में उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। बिलासपुर के सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में पुलिस ने ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा खिलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसीसीयू और सिरगिट्टी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में एक क्रेटा कार से मोबाइल, नगदी सहित करीब 17 लाख रुपए का सामान जब्त किया गया। आरोपी व्हाट्सएप के जरिए आईपीएल मैच पर हार जीत का दांव लगवा रहे थे और स्थान बदलकर सट्टा संचालित कर रहे थे।
पुलिस ने बीएनएस की धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। बड़ी कार्रवाई की गई पुलिस के द्वारा। थाना सिरगिट्टी का यह मामला है। पुलिस को एक सूचना मिली कि कुछ लोग कार में बैठकर सट्टा खिला रहे हैं, जिस पर पुलिस के द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर कार की तलाशी ली गई, उक्त व्यक्तियों की तलाशी ली गई जिनके पास यह पुलिस को साक्ष्य मिले कि ये सट्टा खिला रहे थे, और उनके पास से करीब 5 लाख रुपए नकदी भी बरामद की गई। उसमें उनके विरुद्ध जुआ अधिनियम की धारा 7(2) और बीएनएस की धारा 112 के तहत इनके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध पुलिस ने किया है। बिलासपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह की अगुवाई में रिटायर्ड पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ एक अहम बैठक आयोजित की गई। बिलासागुड़ी में हुई इस बैठक में अपराध नियंत्रण, साइबर फ्रॉड और सामाजिक जागरूकता जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। एसएसपी रजनेश सिंह ने बताया कि वर्तमान में सबसे बड़ी चुनौती साइबर फ्रॉड है, वहीं महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराधों पर भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। बैठक में रिटायर्ड अधिकारियों से अपने अपने क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करने और पुलिस का सहयोग करने की अपील की गई। सभी सेवानिवृत्त अधिकारियों ने समाज में अपराध के खिलाफ जागरूकता फैलाने का संकल्प लिया। हमारे पुलिस विभाग के अधिकारी हैं, सभी रिटायर्ड अफसर हैं। ये सोसाइटी में रहते हैं, विभिन्न जगहों पर जिले के विभिन्न कॉलोनियों में, विभिन्न मोहल्लों में, क्षेत्र में, पारा में सभी लोग रहते हैं। तो उनके साथ बैठक की गई, उनके साथ उनके हालचाल जाना गया, उनके स्वास्थ्य के बारे में जाना गया, और उनको ये बताया गया कि पुलिस इन तरीक़ों से काम कर रही है। पुलिस इन अपराधों में अपना बहुत बेहतर काम करने का प्रयास कर रही है कि किस तरीके से अपराध पे अंकुश लगाया जा सके। जो सबसे बड़ा चैलेंज है साइबर फ्रॉड है, और ऐसे अपराध हैं जिसमें कि आप लोग देख रहे होंगे महिलाओं बच्चों के संबंध में जो अपराध हैं उसमें काफ़ी कार्रवाइयाँ हुई हैं, जिससे उन अपराधों में कमी आई है। उन चीज़ों के बारे में सबको उनसे डिस्कशन किया गया, और उन्हें कहा गया कि पुलिस की जो कार्रवाइयाँ हैं, पुलिस की जो अपराधों पर नियंत्रण की जो कार्रवाइयाँ हैं, उसको लेके आम जनता को भी आप अवेयर करें, बताएं। चूँकि पुलिस में ही काम किए हुए लोग हैं, तो निश्चित रूप से सभी ने इसके लिए एक सुर में सहमति दी है, और लगातार लोगों के साथ बैठक करके, जिसमें हमारे अधिकारी भी जाएंगे, मैं भी ऐसी बैठकों में जा रहा हूं, तो ऐसी जगहों पे हम लोग जाएंगे और सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करेंगे। पुलिस की बारीकियों को ये लोग समझते हैं, पुलिस की कार्रवाइयों को ये लोग समझते हैं, तो पुलिस की अच्छी चीज़ों को जो बता सकते हैं, जो कार्रवाइयाँ हैं, जैसा कि आपके माध्यम से समाचार पत्रों में, मीडिया में आता ही है, लेकिन सोसाइटी तक डीप में ये लोग बता सकते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने उनकी बैठक करके उनको ये बताया। ये पुलिस अधीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और एडिशनल एसपी बिलासपुर पुलिस का बहुत बड़ा योगदान है कि हम सेवानिवृत्त कर्मचारियों को इतना सम्मान दिए, और हमारे ऊपर पहले बोझ था, उस बोझ पे थोड़ा सा और बोझ लाए कि कहीं कुछ ज़रूरत पड़ेगी तो आप लोग से सलाह लिया जाएगा, एवं मोहल्ले आसपास के एरिया कहीं आप आते जाते हैं, कोई समस्या दिखती है तो सीधे पुलिस अधीक्षक महोदय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय या थानेदार, यदि थानेदार नहीं सुन रहे तो क्रम बाई क्रम ऊपर अधिकारियों को अवगत कराएं। आपकी जो भी समस्या होगी, जनहित में सामाजिक समस्या, कुछ भी समस्या होगा, उसका निराकरण त्वरित किया जाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। और ससम्मान आपको मैं मनोज वाजपेयी, सेवानिवृत्त सूबेदार एम, पुलिस अधीक्षक कार्यालय जांजगीर, वर्तमान में सिटी कोतवाली के पीछे गोल बाजार में निवासरत हूँ, और मैं पुलिस अधीक्षक महोदय एवं बिलासपुर पुलिस का आभार व्यक्त करता हूँ कि वह समस्त सेवानिवृत्त पुलिस अधीक्षक से लेकर आरक्षक स्तर के अधिकारी कर्मचारियों को सम्मान किए, जिसके लिए मैं एवं पूरा परिवार, पुलिस परिवार की ओर से उनका अभिनंदन करता हूँ। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा हमारे रिटायर जितने भी जिला में पुलिस अधिकारी कर्मचारी जो रहते हैं, उनके लिए मीटिंग बुलाए थे बिलासागुड़ी में, और एसपी साहब और एडिशनल साहब लोगों ने मतलब जो है ना हम लोगों को एडवाइस किए हैं कि अब जहाँ जहाँ हम लोग रहते हैं उस क्षेत्र में जो क्राइम और उसके बारे में जो ना सजग रह के अपनी जानकारी देना है, और एक यूटी के अनुसार मतलब जो ना काम आप लोग करना है। जो हम लोग जो पहले करते थे उसको उसी के अनुसार मतलब अभी भी जहाँ हम लोग रहते हैं उस मोहल्ले में मतलब कार्य करना है, और जनता को जो है मतलब इन्वायर करना है
ये मतलब समझाइश दिया गया, उसके लिए हम लोग जो है ना सजग हैं। और हम लोगों के लिए अच्छा है कि हम लोग खाली बैठे रहते हैं, इसलिए जनता का सेवा करना वैसे भी करना चाहिए। ये है। अपना परिचय। हाँ, मैं BS निषाद, रिटायर पुलिस उप पुलिस अधीक्षक है ना। वैसे मैं मछुआ समाज का मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और केवट समाज का संभागी संरक्षक हूँ, और मैं अपने समाज के लिए काम तो कर ही रहा हूँ। बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में पुलिस ने IPL मैच पर ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले 2 सट्टेरियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर की गई कार्रवाई में पुलिस ने दोनों आरोपियों को मोबाइल के जरिए राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के मैच पर हार जीत और रन को लेकर सट्टा लगाते पकड़ा। आरोपी के पास से 1,48,500 रुपए नकद, 2 मोबाइल फोन और 1 एक्टिवा स्कूटी जब्त की गई है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सौरभ पवार और कमल पंचवानी के रूप में हुई है। दोनों के खिलाफ जुआ प्रतिषेध अधिनियम की धारा और BNS की धारा 112 के तहत मामला दर्ज किया गया है। ACC और सिविल लाइन की टीम ने संयुक्त रूप से रेड किया था, जिसमें 2 लोग हैं, एक सौरभ पवार और कमल पांजवानी। दोनों को सट्टा खिलाते हुए पाया गया था। उनको दोनों के पास से 1,48,000 रुपए जब्त किया गया है और सट्टा एक्ट में उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बिलासपुर में गिरते भूजल स्तर ने अब प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है और इसी के चलते जिला प्रशासन ने बड़ा और सख्त फैसला लिया है। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने नए नलकूप और ट्यूबवेल खनन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है ताकि आने वाले संभावित पेयजल संकट को रोका जा सके। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की रिपोर्ट में साफ हुआ है कि जिले का भूजल स्तर लगातार नीचे जा रहा है, जो आने वाले समय में गंभीर जल संकट का कारण बन सकता है। इसी खतरे को देखते हुए प्रशासन ने 6 अप्रैल से 30 जून तक पूरे जिले में नए नलकूप और ट्यूबवेल खनन पर रोक लगा दी है। छत्तीसगढ़ पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 के तहत जारी इस आदेश में बिल्हा मस्तूरी, तखतपुर और कोटा विकास खंडों को जलाभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है। इस दौरान बिना अनुमति कोई भी व्यक्ति या संस्था नलकूप खनन नहीं कर सकेगी। हालांकि आम जनता को राहत देने के लिए शासकीय एजेंसियों को पेयजल आपूर्ति के लिए छूट दी गई है। प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यानी साफ है, पानी बचाना अब सिर्फ जिम्मेदारी नहीं बल्कि जरूरत बन चुकी है, वरना आने वाले समय और भी मुश्किल हो सकता है। ये हमारे 2 ब्लॉक जो हैं बिलासपुर में, वो सेमी क्रिटिकल जोन में हैं और गर्मी में नॉर्मली इस तरह का हम लोग बैन इसलिए लगाते हैं क्योंकि जहाँ जिस सोर्स से पानी आ रहा है, अगर नए पंप खुदेंगे वहाँ पे, अगर वो सोर्स उससे कनेक्ट हो जाएगा, हो सकता है कि हमारा जो नेचुरल तरीके से जहाँ पे पानी आ रहा है वहाँ पे उसका इम्पेक्ट आएगा और नॉर्मल सोर्स से पानी जो है ना आना कम हो जाएगा। तो इस कारण से अभी 30 जून तक हम लोगों ने बैन लगाया हुआ है। तो आपके माध्यम से अपील भी रहेगी कि अभी इन दिनों 30 जून तक वो किसी भी तरह का नया ट्यूबवेल नहीं खुदाएं। अगर किसी को ऐसा लगता है कि बहुत ज़रूरी है तो उसके लिए हमने प्राधिकृत अधिकारी, संबंधित SDMs जो अपने अपने एरिया में हैं उनको बनाए हैं, वहाँ वो अपने एप्लीकेशन देंगे। बिलासपुर जिले के मस्तूरी थाना क्षेत्र में पदस्थ एक आरक्षक को वर्दी में रील बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करना भारी पड़ गया। पुलिस अधीक्षक ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरक्षक को लाइन अटैच कर दिया है। जानकारी के अनुसार मस्तूरी थाना में पदस्थ आरक्षक क्रमांक 1372 देवानंद कैवर्त ने पुलिस यूनिफॉर्म में अपनी पत्नी के साथ एक छत्तीसगढ़ी गाने पर रील बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी थी। यह वीडियो कुछ ही समय में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। मामले की जानकारी मिलने पर बिलासपुर SSP रजनीश सिंह ने इसे वर्दी की गरिमा के खिलाफ और अशोभनीय आचरण मानते हुए तत्काल कार्रवाई की। आदेश जारी कर आरक्षक देवानंद कैवर्त को मस्तूरी थाना से हटाकर लक्षित केंद्र बिलासपुर अटैच कर दिया गया है। पुलिस विभाग ने स्पष्ट किया है कि वर्दी का दुरुपयोग किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गरियाबंद जिले के छुरा ब्लॉक स्थित सिवनी धान उपार्जन केंद्र में भाजपा का स्थापना दिवस मनाए जाने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार 6 अप्रैल को आदिम जाति सेवा सहकारी समिति परिसर में पार्टी का झंडा फहराकर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में समिति अध्यक्ष तिहार सिंह ठाकुर और प्रबंधक चरण सिंह ठाकुर की संलिप्तता के आरोप लग रहे हैं, जबकि सहकारी संस्थाओं के परिसर में राजनीतिक गतिविधियों की अनुमति नहीं होती। प्रबंधक ने फोन पर बताया कि उन्होंने आयोजन से मना किया था, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई। वहीं सहायक पंजीयक महेश्वरी तिवारी ने कहा कि इस कार्यक्रम की कोई अनुमति नहीं दी गई थी।
मैडम, आपके यहाँ अपने छुरा ब्लॉक में एक उपार्जन समिति है, आदिम जाति सेवा सहकारी समिति शिवनी। वहाँ पर आज ये जानकारी मिल रही है कि आज वहाँ भाजपा स्थापना दिवस मनाया गया है। ऐसी कोई जानकारी आपके पास है क्या? स्थापना दिवस मनाने संबंधी कोई भी अनुमति हमारे द्वारा नहीं दी गई है और ये तथ्य संज्ञान में नहीं है। खेती को लाभकारी और टिकाऊ बनाने की दिशा में कृषि विभाग लगातार किसानों को नई तकनीकों से जोड़ रहा है। इसी कड़ी में हरित खाद यानी ग्रीन मैन्योर आज किसानों के लिए एक सस्ता, आसान और बेहद असरदार विकल्प बनकर उभर रहा है। सवाल यह है, क्या किसान इस प्राकृतिक तरीकों को अपनाकर अपनी लागत घटा सकते हैं और उत्पादन बढ़ा सकते हैं? हरित खाद एक ऐसी पद्धति है जिसमें दैजा, सनई, मूंग जैसी हरी फसलों को खेत में उगाकर फूल आने से पहले ही मिट्टी में मिला दिया जाता है। कुछ ही दिनों में ये फसलें सड़कर जैविक खाद बन जाती है और मिट्टी को पोषण देती है। इससे मिट्टी की उर्वरता तेजी से बढ़ती है, खासकर नाइट्रोजन की मात्रा में इजाफा होता है। रासायनिक खादों पर निर्भरता कम होती है, जिससे किसानों की लागत घटती है। इतनी ही नहीं, मिट्टी भुरभुरी बनती है, पानी रोकने की क्षमता बढ़ती है और फसल की जड़ें मजबूत होती है। हरित खाद खेत में खरपतवार को भी दबा देती है और लाभकारी सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ाकर फसल को स्वस्थ बनाती है। कृषि विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि मुख्य फसल से पहले 45 से 50 दिन तक हरित खाद की फसल लगाकर उसे खेत में पलटे। साफ है, अगर किसान यह तरीका अपनाते हैं तो कम खर्च में ज्यादा उत्पादन का रास्ता खुल सकता है। तकनीकी रूप से जैसे किसान लगातार रासायनिक उर्वरक का उपयोग करते हैं तो जो मृदा की जो गुणवत्ता है वो लगातार गिरती जा रही है, उसमें पोषक तत्व कम होते जा रहे हैं। तो उसको हम बढ़ावा देने, पोषक तत्व बढ़े, मृदा की गुणवत्ता सुधार हो और उसमें कार्बनिक तत्व बढ़े, उसके लिए हरी खाद के रूप में हरी खाद की फसल का बुआई करके किसान उपयोग करे, इसके लिए बढ़ावा दे रहे हैं। किसान हरी खाद का उपयोग करने के लिए ढेंचा, सनई या उड़द का जो फसल है उसको धान फसल बुआई के पहले लगभग 35 से 40 दिन पूर्व ही इस फसल की बुआई करना पड़ता है। इसका बीज कहाँ मिलता है और इसके क्या क्या फायदे हैं? इसके जो बीज है, बीज निगम के जो विक्रय केंद्र है अथवा अपने निकटतम जो सहकारी समिति है वहाँ किसान मांग करके मंगवा सकते हैं। उसका बीज फिर वहाँ उपलब्ध हो जाएगा। इसके लाभ क्या क्या हैं? इसके हरी खाद के उपयोग करने से जो मृदा की भौतिक संरचना है उसका सुधार होता है, उसमें कार्बनिक पोषक तत्व की बढ़वार होती है। जो सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमारे मृदा के लिए और पौधों के लिए लाभदायक जीव है उसके बढ़ोतरी होती है। और जो जल संचय है, मतलब मिट्टी में जल रुकने की जो क्षमता है उसका भी बढ़वार होता है इससे। इसके साथ साथ रोग कीट कम लगते हैं, क्योंकि बहुत ही जो 16 प्रकार के पोषक तत्व है वो सभी पोषक तत्व के कुछ मात्रा इसके माध्यम से पौधे को मिल जाता है। अच्छा, ये बताएंगे कि क्या आता है अगर इसको भी किसान अपनाए तो उसकी जो खेती की लागत है वो कितनी बढ़ेगी या मिनिमम? ये बीज की लागत पिछले वर्षों में देखा जाए तो ढेंचा का बीज लगभग 100 रुपये के आसपास किलो था और उड़द 60-70 रुपये से 80 रुपये, वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। ये बीज की रेट होती है पर केजी का। उस हिसाब से फिर जैसे ढेंचा की बात करें तो 15 किलो के आसपास पर एकड़ लगता है। इसमें उड़द भी 15 किलो पर एकड़ लगेगा। ये कितने दिनों में सड़ जाता है? ये जैसे ही फसल की बुआई करते हैं 30 से 35 दिन के बाद इसमें फूल आने की अवस्था हो जाती है। जैसे ही फूल लगा उसको फिर हम ट्रैक्टर से जुताई कर देंगे, खेत में मचाई हो जाएगा, तो ये 1 हफ्ता से 15 दिन में सड़ करके खाद के रूप में परिवर्तित हो जाता है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।